देखिए सरकारी जो कामकाज होता है वो अपने तरीके से होता है, क्योंकि हर ऑफिसर की अपनी जिम्मेदारी होती है, हर जी। मंत्रालय की अपनी जिम्मेदारी होती है। इसमें मुझे लगता है कि कोऑर्डिनेशन ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि माने जाए कि कभी-कभी मीटिंगें होती हैं और एक सेक्रेटरी को दूसरे सेक्रेटरी के पास, या माने जाए कि होम मिनिस्टर कोई मीटिंग कर रहे हैं, तो 4-5 मंत्रालयों के अगर जो सेक्रेटरियों को बुलाना होता है तो अलग-अलग बिल्डिंगों से भाग कर आते हैं। अगर वो एक ही बिल्डिंग में रहें तो ईज़िली होगा, आसान होगा कि होम मिनिस्टर वहीं बैठे हैं, वो 4 मंत्रालयों से बात कर रहे हैं, मंत्रियों को बुला रहे हैं या सेक्रेटरी को बुला रहे हैं, तो ईज़िली पहुँच जाता है। तो ये कोऑर्डिनेशन बहुत आसानी से होगी, स्मूथ होगा। नहीं तो पता लगा कि आधा समय तो आपको सड़क पर ही जाना है, कि आप हुँ। ट्रांसपोर्ट है, आप जो घूमते रहते हैं और ट्रैफिक जाम में फँस जाते हैं। तो कम से कम उस चीज़ से आपको निजात मिलेगी। आज हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार रोशन जी। इन्होंने कई सालों तक सरकार, नीतियों और प्रशासन से जुड़ी बड़ी खबरों पर काम किया है। इनकी रिपोर्टिंग साफ, सटीक और ग्राउंडेड रही है। वेलकम सर। थैंक यू, आज थैंक यू। हम इनसे डिस्कस करेंगे कि कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट आखिर है क्या और इसका असर क्या होगा। सर, मेरा आपसे पहला सवाल है कि ये नया कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट आखिर है क्या और सरकार का को बनाने के पीछे मकसद क्या है? देखिए, जब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे, तो उन्होंने एक जो सेंट्रल विस्टा है, सेंट्रल विस्टा बोलते हैं, जो इंडिया गेट से लेके और राष्ट्रपति भवन के बीच में जो राजपथ था, उसको सेंट्रल विस्टा बोलते हैं। तो उन्होंने एक सोचा कि पूरी दुनिया में जहाँ भी सरकारी कार्यालय होते हैं, वो एक जगह होते हैं, अलग-अलग छितरे हुए नहीं होते। और हमारे देश में क्या था कि कुछ यहाँ इंडिया गेट के आसपास है, कुछ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के पास है, कुछ सीजो कॉम्प्लेक्स के पास है, इस तरह की व्यवस्था थी। और ये जो व्यवस्था थी उसमें पंडित नेहरू जो कि पहले प्रधानमंत्री थे हमारे, तो उन इमारतों का जो डिज़ाइन है वो रूस का डिज़ाइन है। तो यूएसएसआर का डिज़ाइन की एक बिल्डिंग खड़ी होती है, बीच में एक कॉरिडोर होता है, गैलरी होती है और दोनों तरफ उसके कमरे होते हैं। तो जो आजकल मॉडर्न बिल्डिंगें होती हैं उनका उसमें लुक नहीं आ पाता है। जैसे अभी हम देखा कि टेक्नोलॉजिकली कितनी सोफिस्टिकेटेड बिल्डिंगें हो गई हैं कि आपको उसमें सेंट्रलाइज़्ड एसी भी लगाना होता है, आपको इंटरनेट की सुविधा होती है और तमाम जो आजकल टेलीकम्युनिकेशन की सुविधा आ गई। तो पुरानी बिल्डिंगों को तोड़ना-फोड़ना पड़ता था। तो इसी सेंट्रल विस्टा का पार्ट उन्होंने बनाया कि जो बिल्डिंगें हैं, चाहे वो शास्त्री भवन हो, कृषि भवन हो, उद्योग भवन हो, निर्माण भवन हो, इनको तोड़कर इनकी जगह नए भवन बनाए जाए। और जो हमारी संसद थी, पुरानी संसद, उसकी जगह एक नया संसद भवन बनाया जाए। तो नया संसद भवन बनकर तैयार हो गया, ये सेंट्रल विस्टा का पार्ट है। उसी का एक दूसरा पार्ट था कि इन भवनों को, जिनका मैंने नाम लिया, उनको तोड़कर एक नया भवन बनाया जाए। 3 अलग-अलग 3-4 भवन बनेंगे, लेकिन एक पहले बने और वहाँ जगह खाली थी। वो इंदिरा गांधी कला केंद्र था और बड़ी जगह थी उसके पास। तो उसको तोड़कर एक वहाँ कॉमन सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग बनी, उसका नंबर 3 है वो। तो नंबर जो 1 होगा वो कृषि भवन जब टूटेगा तो उसकी जी। जगह बनेगा, फिर शास्त्री भवन की जगह 2 बनेगा और ये तीसरा ही है। तो ऐसे ही दूसरी तरफ, यानी जो कर्तव्य पथ है, उसकी दूसरी तरफ जो निर्माण भवन है, उद्योग भवन है, उनकी जगह भी फिर ऐसे ही बिल्डिंग नंबर 4-5 बनेंगी। तो अभी 3 बनकर तैयार हो गया है और उसकी जो शिफ्टिंग के लिए अलॉटमेंट हो गई है 7 मंत्रालयों को। और उसका जो अलॉटमेंट अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री उन्होंने कर दिया 7 मंत्रालयों को। तो मुझे लगता है कि 15 अगस्त से पहले-पहले वो कर देंगे। और सबसे ख़ास बात है कि चूँकि प्रधानमंत्री का एक जो प्लान था कि वो कर्तव्य पथ हो, तो कर्तव्य पथ बन चुका है। नए सिरे से उन्होंने उसको रीडेवलप किया। तो इस बिल्डिंग का जो एड्रेस होगा वो भी कर्तव्य पथ होगा, यानी रायसीना रोड नहीं होगी। जी। ये बिल्डिंगें रायसीना रोड पर है, शास्त्री भवन हो चाहे कृषि भवन हो, हुँ। तो ये भी रायसीना रोड पर होनी चाहिए थी, लेकिन ये कर्तव्य पथ होगा। तो उनके हिसाब से एक नए ज़माने की एक नई मॉडर्न बिल्डिंग खड़ी हो गई है और जिसमें 7 मंत्रालय एक साथ बैठेंगे। तो इसका मतलब उसपे कितनी जगह है। और उसके बाद जब ये शास्त्री भवन उसके बाद टूटेगा और फिर कृषि भवन टूटेगा, तो फिर यहाँ जो 2 और बिल्डिंगें बनेगी, तो लगता है कि जो सरकार की जितने ऑफ़िसें आस-पास हैं, वो सब बनेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि जो हमारा नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है, वो हमारी धरोहर है, वो अंग्रेज़ों ने बनाई है, लेकिन वहाँ म्यूज़ियम बनेगा। तो इसलिए सबसे पहले वहाँ से ही खाली किया जा रहा है। जो पीएमओ है, उसके लिए नई बिल्डिंग बन रही है, वो बन के जी। शायद अगले 6 महीने में बनकर तैयार हो जाएगी। जो दूसरा है वहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री, तो डिफेंस मिनिस्ट्री का एक बिल्डिंग तो जो दिल्ली कैंट है वहाँ बन गई, यानी जो आर्मी है, आर्मी के लिए बन गई है। और जो गृह मंत्रालय है, होम मिनिस्ट्री है, वो यहाँ आ गई 3 नंबर 3 में, जिसकी हम बात कर रहे हैं, CCS 3 जी। में। और अब एक उसमें रह गया कि फाइनेंस का,
तो फाइनेंस एक ऑफिस रह गया, बाकी 5 ऑफिस वहाँ से खाली हो जाएंगे और एक्सटर्नल अफेयर्स का भी यहाँ आ जाएगा। तो जब फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए जगह बन जाएगी, जो नया अभी बिल्डिंग बनेगी शायद उसमें हो जाएगी या कहीं आसपास उसको शिफ्ट करेंगे, क्योंकि सरकार का इरादा है कि अगले 26 जनवरी से पहले नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक उनको म्यूज़ियम बनाया जाए और जो नेशनल म्यूज़ियम है अभी उसकी कुछ चीज़ें वहाँ शिफ्ट की जाए, क्योंकि पहले इरादा था कि नेशनल म्यूज़ियम को भी तोड़ना है, लेकिन अभी उसको तोड़ने का प्लान अब छोड़ दिया गया है और नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में हिंदुस्तान की जितने भी हमारी धरोहर है वो सारे यहाँ म्यूज़ियम में आ जाएंगे। तो लोग देख सकते हैं कि वो बिल्डिंग एक तो अपने आप में खूबसूरत है, अपने आप में वो खुद ही एक विरासत है हमारी, जी। और वहाँ अगर कुछ ऐसे सामान रखा जाए कि लोग देखने के लिए आएँ तो वो चीज़ें होंगी। इसलिए सेंट्रल विस्टा का पार्ट होगा कि वहाँ म्यूज़ियम हो, उसके पीछे राष्ट्रपति भवन है और आगे जो कर्तव्य पथ है उसके दोनों तरफ ऑफिसें हों। और ऐसा भी प्लान है कि शायद कभी भविष्य में, आज नहीं, कभी 10-20 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, कि वो जो सेंट्रल विस्टा का पार्ट है वो सीधे वहाँ से कॉरिडोर बनकर यमुना तक जाए, ताकि लोग यमुना तक जा सकें और यमुना कॉरिडोर उस पर बने। पर वो बहुत लंबा है, उसमें समय लगेगा, लेकिन पहले शुरुआत में ये है। तो बिल्डिंग एक तैयार हो गई और मुझे लगता है कि चूँकि चुनाव हो चुका है जी। और इनका प्लान था कि चुनाव के बाद हम इनको तोड़ना शुरू कर देंगे। तो अब जो नंबर है वो शास्त्री भवन का और कृषि भवन का है। सर, इस नई इमारत में कौन-कौन से मंत्रालय शिफ्ट हो रहे हैं और वो मंत्रालय क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? और क्या इस तरह 7 बड़े मंत्रालय को एक ही परिसर में लाने से कामकाज की स्पीड और कोऑर्डिनेशन में सुधार होगा? बिल्कुल। देखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा कि जो सरकारी बिल्डिंगें छितरी हुई हैं, कोई ऑफ़िस कहीं है, कोई ऑफ़िस कहीं है, कोऑर्डिनेशन की कमी होती है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। तो जब अगर सभी ऑफ़िस एक जगह आ जाएँगे तो कोऑर्डिनेशन में भी आसानी होती है। तो जो पहले 7 मंत्रालय इसमें शिफ्ट होंगे, उसमें एक्सटर्नल अफ़ेयर्स है, विदेश मंत्रालय जो साउथ ब्लॉक में है अभी। जी। एक इसमें गृह मंत्रालय जो नॉर्थ ब्लॉक में है। 2 मंत्रालय तो ये हो गए, क्योंकि वहाँ खाली करना है और उनकी जगह वहाँ म्यूज़ियम बनना है। एक रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, जो कृषि भवन में है, उसको भी वहाँ से खाली करना है और जी। उसमें एलएनडीओ है, उसको भी खाली करना है, उनको भी यहाँ भेजना है। और शास्त्री भवन के कुछ ऑफ़िस है, जैसे उसमें पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, उसको खाली करना है और उधर निर्माण भवन में कुछ ऑफ़िस हैं, जो एलएनडीओ है, जो लैंड रिसोर्स है, उन वो है। तो ये 7 मंत्रालय ऐसे हैं, जिनको यहाँ शिफ्ट करना है पहली और उसके बाद जो नए बिल्डिंग है, जैसे कि कृषि भवन टूटेगा, शास्त्री भवन टूटेगा, उनकी जगह जो बनेगी फिर आएँगे। पर पहले उन लोगों को कि जो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में, पहले उन दोनों को खाली करना है, ताकि वहाँ म्यूज़ियम बन सके और जो अगली 26 जनवरी जब होगी, तो पता लगा कि इस बिल्डिंग से ही आप एक जो खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हुँ। हैं। और कोऑर्डिनेशन का तो रहता ही है कि सरकार जगह एक जगह सब लोग रहें, तो आने-जाने में भी आसानी रहती है। एक मंत्रालय का अगर दूसरे मंत्रालय से कामकाज है, वो भी ईज़िली हो जाता है। हालाँकि आजकल ई-ऑफ़िस हो गया है, ईज़िली एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में काम होता है, लेकिन एक जगह सब लोग रहें तो कोऑर्डिनेशन बना रहता है। सर, इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है कि क्या इससे ब्यूरोक्रेसी में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी या सेंट्रलाइज़ेशन यानी कि केंद्रीयकरण होने की आशंका है? नहीं, देखिए, सरकारी जो कामकाज होता है वो अपने तरीके से होता है, क्योंकि हर ऑफ़िसर की अपनी ज़िम्मेदारी होती है, हर जी। मंत्रालय की अपनी ज़िम्मेदारी होती है। इसमें मुझे लगता है कि कोऑर्डिनेशन ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि माने जाए कि कभी-कभी मीटिंगें होती हैं और एक सेक्रेटरी को दूसरे सेक्रेटरी के पास, या माना जाए कि होम मिनिस्टर कोई मीटिंग कर रहे हैं, तो 4-5 मंत्रालयों के अगर जो सेक्रेटरियों को बुलाना होता है तो अलग-अलग बिल्डिंगों से भाग कर आते हैं। अगर वो एक ही बिल्डिंग में रहें तो ईज़िली होगा, आसान होगा कि होम मिनिस्टर जी। वहीं बैठे हैं, वो 4 मंत्रालयों से बात कर रहे हैं, मंत्रियों को बुला रहे हैं या सेक्रेटरी को बुला रहे हैं, तो वो ईज़िली पहुँच जाता है। तो ये कोऑर्डिनेशन बहुत आसानी से होगी, स्मूथ होगा। नहीं तो पता लगा कि आधा समय तो आपको सड़क पर ही जा रहा है, कि आप वो हुँ। ट्रांसपोर्ट है, आप जो घूमते रहते हैं और ट्रैफ़िक जाम में फँस जाते हैं, तो कम से कम उस चीज़ से आपको निजात मिलेगी। सर, आम नागरिकों के लिए अब मिनिस्ट्रीज़ की एक्सेसिबिलिटी कैसी रहेगी? देखिए, आम नागरिकों के लिए हर मंत्रालय में घुसना ज़रूरी नहीं होता है। उनकी चिट्ठी-पत्री होती है, उनके लिए एक हुँ। फैसिलिटी सेंटर होते हैं, वहाँ लोग करते हैं। लेकिन जहाँ पब्लिक डीलिंग होती है, वहाँ के लिए भी अच्छा हो जाएगा कि एक ही बिल्डिंग में आपको सबके लिए पब्लिक डीलिंग हो रही है। जैसे रूरल डेवलपमेंट के, अब मनरेगा से रिलेटेड बहुत सारी शिकायतें होती हैं। हालाँकि मनरेगा स्टेट गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करती है, लेकिन शिकायतें, उनको इम्प्लीमेंटेशन का काम वो सेंटर में होता है। तो अगर किसी की शिकायत होगी, तो यहाँ आएगा, यहाँ कंप्लेंट करेगा। अगर माना जाए कि विदेश मंत्रालय, जैसे अभी हमने अभी देखा कि ईरान में युद्ध हो रहा है, जी। तो ईरान में और इज़राइल में जो भारतीय हैं, उनको बचाना है। उनको कैसे किया जाए, तो विदेश मंत्रालय का काम है। तो जिन लोगों की शिकायत होगी कि हमारे लोग फँसे हुए हैं, उनको निकालें, तो ईज़िली वहीं आगे अपना उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी,
मंत्री को चिट्ठी लिख दी या मंत्रालय में उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी कि हमारा आदमी कहाँ है, उसको कैसे बचाना है। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाएगा कि आपको हर मंत्रालय हर जगह भागना नहीं पड़ेगा। एक ही जगह आप एक कॉमन आपका जो सेंटर होते हैं वहाँ गए और वहाँ आपने अपनी कंप्लेंट की और ईजिली अगर आपको एक से ज़्यादा ऑफिसर से मिलना है तो वहाँ भी ईजिली हो जाएगा। जी। सर, क्या इस बदलाव का मकसद वाक़ई में गवर्नेंस को बेहतर करना है या ये एक राजनीतिक विरासत स्थापित करने की नहीं, कोशिश नहीं, है? ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कदम है। इसलिए अच्छा है कि हमारी जो इमारतें हैं, ये अंग्रेज़ों की इमारतें अगर छोड़ दें तो, अगर हम नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और पार्लियामेंट को छोड़ दें, तो बाकी जो बिल्डिंगें बनी हैं, वो करीबन 1950 से लेके 1960 के बीच की बनी हैं। और ये सारी सीमेंट के कंक्रीट की है, तो इनकी लाइफ़ ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। इनकी सीमेंट झड़ रहे हैं, उनकी जो दीवारें हैं, वो टूट रही हैं, उनकी छतें हैं, वो लीक हो रही हैं। तो इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। तो आपको मॉडर्न बिल्डिंगों की ज़रूरत थी और फिर नए सिरे से जैसे मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा था। अगर आप पुरानी पार्लियामेंट को देखें, उस बिल्डिंग में 1928 की वो बिल्डिंग है और आज हम 2500 में हैं। हैं 2025 का जी। हमारा ये चल रहा है। तब से लेके तब 344 मेंबर होते थे, आज 544 545 मेंबर हो गए, 543 मेंबर हैं। संख्या बढ़ गई है। जो वहाँ कर्मचारी थे, उस समय शायद 100 डेढ़ 100 रहेंगे, आज वहाँ करीब 1000 से भी ज़्यादा जी। कर्मचारी हैं। और जब वहाँ हम टीवी और का जब वो लोकसभा टीवी उसको लाइव करता है, उस समय वहाँ लाइव व्यवस्था नहीं थी। अभी उनको कैमरे लगाने के लिए वहाँ तोड़-फोड़ करनी पड़ी है। इतनी जब पब्लिक आती है तो उतने वहाँ वॉशरूम चाहिए होते हैं, उतना किचन चाहिए, उन ऑफिसरों के लिए बैठने की जगह चाहिए। तो पुराने पार्लियामेंट में जगह ही नहीं बची थी। तो आपकी मजबूरी हो गई थी कि आप नया पार्लियामेंट बनाएँ। तो नया पार्लियामेंट अब खुल के हो गया। आज जैसे सरकार ने अनाउंस भी कर दिया कि जो सेंसस होगी, जनगणना जी। होगी, तो इस जनगणना होने के बाद हमारी लोकसभा की सीटें बढ़ जाएँगी और लोकसभा की सीटें, विधानसभाओं की सीटें बढ़ेंगी तो राज्यसभा की सीटें बढ़ जाएँगी। तो अभी जो 543 हमारी सीटें वो बढ़ के हो सकता है 750 800 तक हो जाए, वो कहाँ बिठाते आप? तो जी। इसलिए नई पार्लियामेंट आपने बनाई। इसी तरह से जो नई बिल्डिंगें बन रही हैं, वो भी मॉडर्नाइज़ होंगी और नए ऑफ़िसर जो ज़्यादा कर्मचारी हम भर्ती करेंगे, उन कर्मचारियों के लिए बैठने की प्रॉपर जगह होगी। नहीं तो फिर आपको जगह-जगह कहीं कुछ दूर-दूर आपको जाना पड़ता। तो एक ही जगह सब कुछ आएगा, सेंट्रल विस्टा के दोनों तरफ कर्मचारी होंगे, ऑफ़िसर होंगे, मंत्रालय होंगे, तो भटकना नहीं पड़ेगा, सब एक ही जगह होंगे। सर, आलोचकों का कहना है कि इससे लागत बढ़ेगी और जनता का टैक्स का दुरुपयोग होगा। तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये मुझे लगता है कि ये बेकार की बातें हैं, क्योंकि नया काम तो करना ही है। और दूसरी बात देखिए, जब सरकार का काम क्या होता है कि जो पैसा उनके पास है, उस पैसे को वापस इकोनॉमी में डालना होता है। हुँ। अगर सरकार कंस्ट्रक्शन करती है, नए प्रोजेक्ट बनाती है, वो पैसा अल्टीमेटली इकोनॉमी में जाता है। अब इस बिल्डिंग का हम जैसे सेंट्रल विस्टा की हम टोटल बात करें, करीबन-करीबन वो 22,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। अब सोचिए कि उस 22,000 करोड़ से कितना सीमेंट लगेगा, कितना लोहा लगेगा, कितने मज़दूर काम करेंगे। इन सबको अगर हम जोड़-जाड़ दें तो आपकी सीमेंट इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा, आपकी आयरन इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा, आपकी जो लकड़ी है, आपके प्लास्टिक है, उन सबको बूस्ट मिलेगा ना। आपको सीमेंट वाले हैं, आपके सफ़ेदी वाले हैं, पेंट वाले हैं। आप सोचिए कि इस 22,000 करोड़ से कितना मल्टीपल वो हो जाएगा। तो पैसा तो इकोनॉमी में जाता है और ये सरकार की मंशा भी होती है और सरकार की ज़िम्मेदारी भी होती है कि जब अगर रिसेशन आए, अगर पैसे की मार्केट में कमी हो जाए, तो सरकार का काम होता है पैसा मार्केट में फेंकना। तो कैसे फेंकेगी? हुँ। कंस्ट्रक्शन करके, सड़कें बना के, पुल बना के। और ये पहले भी होता था। पहले जब वो मुगलों के समय में आपने देखा होगा, ये जो लखनऊ में इमाम बाबा जी। बाड़ा बना है। हुँ। इमाम बाड़ा क्यों बना है? क्योंकि जब वहाँ भुखमरी हो गई थी, सूखा पड़ गया था, लोगों के पास पैसे नहीं थे, तो उस समय के नवाब ने वहाँ इमाम बाड़ा बनाए और लोगों को रोज़गार दिया। और वो उसमें ऐसा कहते हैं कि इमाम बाड़ा रात को बनाते, सुबह बनाते थे, रात को तोड़ देते थे। इसलिए तोड़ देते थे कि ताकि सुबह फिर कंस्ट्रक्शन हो, लोगों हुँ। को रोज़गार मिले। हुँ। अगर वो बना देते तो एक ही महीने में बन के तैयार हो जाता। तो कई साल लग गए थे उसे बनाने में, लोगों के पास पैसा गया। तो ऐसे ही जब पार्लियामेंट बनी, आपकी नई बिल्डिंग बनी, तो कितने मज़दूरों को काम मिला। आपकी हमारी जो इंडस्ट्री है, कितनी इंडस्ट्रियों को उसमें बूस्ट मिला। तो मुझे लगता है इसको पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। धन्यवाद रोशन जी, आपने काफ़ी सरल शब्दों में काफ़ी बड़ा टॉपिक समझा दिया और ऐसे ही और बातचीत के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।